भी आपकी समझ में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट वीक से नया चैप्टर शुरू करें। ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, इसका नाम था द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। और इसमें हमने सबसे पहले जो 3 स्टेट्स डिस्कस की थी वो थी हमारे पास गैसेस, लिक्विड और हमारे पास था सॉलिड। सबसे पहले तो हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस की तीनों फॉर्म के बारे में जर्नली हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी थी। ये जो तीनों हैं, ये तीनों बेसिकली मैटर कहलाती हैं। मैटर किसे कहते हैं? हर वो चीज जो जगह घेरता हो और जिसका वजन होता हो, उसे हम कहते हैं मैटर। तो जब हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा तो हमने कहा सॉलिड उसे कहते हैं जिसका डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम होता है। लिक्विड उसको कहते हैं जिसका शेप तो नहीं होता लेकिन उसका वॉल्यूम होता है। और गैस उसको कहते हैं जिसका शेप और वॉल्यूम नहीं होता। फिर हमने ये कहा था कि इसके जो स्पेस हैं वो आपस में पैक्ट होते हैं, टाइटली पैक्ट होते हैं। और इनके इस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर होते हैं, यानी कि अवे लिखते हैं। और गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, फार अवे। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं होती। इनके दरमियान, लिक्विड के दरमियान लिटिल स्पेस होती है और गैस के दरमियान जो है वो फार स्पेस होती है, ज्यादा स्पेस होती है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव नहीं कर सकते। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर सकते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स तो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये हम लोगों ने इनके पॉइंट्स पढ़ लिए थे, ठीक है जी। फिर उसके बाद सॉलिड की जो अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिनके इनके दरमियान जो है वो वीक होती है और गैस की जो है वो वीकेस्ट होती है। ये हम लोगों ने जर्नली इसके बारे में ये पढ़ लिया था। इन केस अगर सवाल आ जाए कि सॉलिड या लिक्विड या गैस के मुतालिक आप कुछ प्रॉपर्टीज लिख दें तो आप इसी तरीके से ये 4-5 पॉइंट बन सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इन्हीं स्टेट्स को डिटेल में पढ़ा था। यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ा बिहेवियर ऑफ गैस। जब हमने बिहेवियर ऑफ गैस पढ़ा तो उसमें पहला टॉपिक हमने पढ़ा डिफ्यूजन। और हमने कहा कि गैस की डिफ्यूजन होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बड़े दूर दूर होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत आसानी से फैल सकते हैं। यही वजह है कि गैस जो है वो इजीली स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहां गैस हाई कंसंट्रेशन में होती है वहां से मूव होना शुरू होती है लो कंसंट्रेशन में, और इसकी डिफ्यूजन बहुत फास्ट होती है। ये मैं लिख देता हूं, फास्ट होती है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल ले ली थी, इतर की हमने एग्जाम्पल बताई थी, ठीक है। फिर हमने इसके साथ साथ एक और टॉपिक पढ़ा था डिफ्यूजन के साथ इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है कि दो बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स के अंदर हमने छोटा सा सुराख कर दिया तो गैस उस टाइनी पोर से निकलेगी, उसको हम कहते हैं इफ्यूजन। फिर उसके बाद हमने बिहेवियर ऑफ गैस के अंदर तीसरी हेडिंग पढ़ी थी कॉम्प्रेसिबिलिटी। हमने कहा कि अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे, सही है, अगर हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस जो है वो कंप्रेस्ड हो जाएगी। डबल टिक लगा दिया, गैस जो है वो कंप्रेस हो जाएगी। और हमने आपको जो बताया था वो हमने इस फॉर्मूले के तहत बताया था कि जितना प्रेशर डालेंगे उतना वॉल्यूम कम होगा तो गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। फिर हमने जो है वो प्रेशर की भी बात बताई थी। प्रेशर बेसिकली अगर हम गैस की टर्म में बात करें तो प्रेशर जो है वो रेट होता है, रेट कहलाता है, यानी कि स्पीड कहलाती है। इसको हम यूं भी लिख देंगे,
प्रेशर बेसिकली स्पीड ऑफ गैस होती है, ठीक है जी। और हमने ये भी बताया था कि हमारी बॉडी का जो प्रेशर होता है वो 14.7 psi होता है। ये हमारी बॉडी का प्रेशर है ये, ठीक है। अच्छा जी, और ये psi को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये 14.7 psi जो है वो 760 mmHg कहलाता है। इसको हम 760 टॉर भी कह सकते हैं और इसको हम 1 atm भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे यूनिट हैं प्रेशर के। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक था वो टॉपिक था गैस लॉ। फिर हम लोगों ने गैस लॉ पढ़ा। हमने देखा गैस लॉ के अंदर हमारे पास 3 लॉ आ जाते हैं। नंबर 1 आया था हमारे पास बॉयल का लॉ, ठीक है। ये मैंने स्पेलिंग इसकी गलत दिखती शायद। पहला आ गया हमारे पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमसे ये कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सही है। और प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। जब हमने इसका फॉर्मूला बनाया तो P इज इक्वल टू के अपॉन वी, तो K का फॉर्मूला बन गया PV। और अगर हम बिफोर और आफ्टर की बात करें तो ये बन जाएगा P1 V1 P2 V2। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो फॉर्मूला बन गया था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये हमारा बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला बना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरा लॉ पढ़ा। दूसरा लॉ था हमारा चार्ल्स का लॉ। चार्ल्स लॉ बेसिकली टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन था, जिसके अंदर हमने कांस्टेंट रखा था प्रेशर। और ये जो रिलेशन था, ये रिलेशन कुछ इस तरह था कि टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा, टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम कम। फिर जब हमने इसका फॉर्मूला बनाया तो ये बन गया T इज इक्वल टू के वी। और K का फॉर्मूला बन गया T अपॉन V, ठीक है। या हमने इसको यूं भी कहें कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया KT। तो K का फॉर्मूला बन गया V अपॉन T, ठीक है। तो जब हमारा ये जो फॉर्मूला बना V अपॉन T, ये V अपॉन T वाला फॉर्मूला था हमारा, हमने इसको यू लिया तो हम इसको यू रख लें। फिर अगर हम 2 की बात करेंगे तो ये बन जाएगा V1 T1 और ये बन जाएगा V2 T2। कंपेयर करने पे हमारा फॉर्मूला बना V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ठीक है। ये हमारा चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला बन गया। ये हमारा बॉयल्स लॉ का आ गया, ये हमारा चार्ल्स लॉ का आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक तीसरा जो हमारा लॉ था वो हमारा था एवोगैड्रोस लॉ था। और एवोगाड्रोस लॉ जो है वो हमारा किस चीज पे डिपेंड कर रहा था, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स पर, सही है। नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो आपका वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा एक फॉर्मूला था। तो फिर हमने क्या किया, जर्नल गैस इक्वेशन बनाई। और एक और बात याद रखिएगा कि अगर हम पी वी और टी की बात करते हैं, वो भी अभी हम जर्नल गैस इक्वेशन के ऊपर देखते हैं। जर्नल गैस इक्वेशन, जो हमने जर्नल गैस इक्वेशन बनाई, वो जर्नल गैस इक्वेशन हमारी क्या थी, कि
कि हमने इन दोनों लॉ को मिलाया कि P is directly proportional to 1/P is directly proportional to T। तो ये हमारा बन गया P is equal to R और सॉरी is directly proportional to N, R T और N अपॉन V। ये R क्या है? ये R कांस्टेंट था जिसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते थे, सही है। ये तीनों हमारे पास कहाँ से आए? ये तीनों हमारे पास तीनों लॉ से आए, ये बॉयल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ, ये एवोगाड्रो लॉ। ये V इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू nRT। ये हमारी जर्नल गैस इक्वेशन बन गई। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा जी, अब इसके साथ एक और भी चीज थी, ये हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अब हमने ये कहा कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स 1 तस्वुर करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स 1 तस्वुर करते हैं इफ n इज इक्वल टू 1, तो ये जो आपका फॉर्मूला बन गया PV इज इक्वल टू RT बन जाएगा, क्योंकि n तो 1 है, 1 हट गया। अब R का फॉर्मूला अगर मैं बनाता हूं तो ये T मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। R का फॉर्मूला बना PV अपॉन T। अब अगर हम बिफोर और आफ्टर रिएक्शन कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 1 1 1 और ये बन जाएगा 2 2 2। तो फॉर्मूला बन जाएगा कंपेयर करने पर P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये हमारा 4 फॉर्मूलाज बन गए थे गैस इक्वेशन की बुनियाद पर। ठीक है जी, फिर हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कर लिए थे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो हमारा था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमें यह बता रहा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? डेंसिटी के रूट के साथ। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? अगर किसी चीज की डेंसिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और अगर किसी की डेंसिटी कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है वो इसका फॉर्मूला बनाया था R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1। और हमने एक और बात भी डिस्कस की थी कि रेट डिपेंड करता है वजन के साथ। जिस गैस का वजन कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा होगा, और जिसका वजन ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। तो जब हमने फॉर्मूला बनाया तो फॉर्मूला बना हमारा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। ये हमारे फॉर्मूला था ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन का। इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी किए। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आया जो डेल्टन ने पेश किया था, और वो था पार्शियल प्रेशर का। ऐसी गैसेस जिसके प्रेशर आपस में मिक्स नहीं हो रहे होते, तो उन गैसेस का अलग अलग, और वो एक ही कंटेनर के अंदर हो, तो उनका अलग अलग प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाता है। तो अगर मुझे टोटल प्रेशर मालूम करना है तो जितने कंटेनर के अंदर पार्शियल प्रेशर होंगे, सपोज करें अगर 3 गैसेस हैं तो उनके हम प्लस कर देंगे प्रेशर, तो ये हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा। जबकि पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला था पार्शियल गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जिसका आप पार्शियल प्रेशर मालूम कर रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल। इस फॉर्मूले के तहत आपको किसी एक गैस का प्रेशर मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। फिर आप दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करें, अगर कंटेनर में 2 हैं, अगर 3 है तो 3 का मालूम करें, तो उससे क्या होगा? उससे फिर आप इन सबको प्लस करें तो टोटल प्रेशर आपको पता चल जाएगा। फिर एक और हमने टॉपिक पढ़ा था गैसेस से रिलेटेड था, वो था लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन को हम कंडेंसेशन भी कहते हैं। कंडेंसेशन क्या था? कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसके अंदर गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। और कैसे कन्वर्ट होती है? जब हम किसी चीज को कूल करते हैं। और हमने इसके साथ साथ एक छोटा सा नोट भी पढ़ा था कि अगर मैं किसी को हीट करता हूं, किसी सब्सटेंस को, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्सपेंड होंगे।
अगर मैं सॉलिड को हीट करूंगा मॉलिक्यूल एक्सपेंड होंगे, वो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को हीट करूंगा मॉलिक्यूल और फैल जाएंगे, वो गैस बन जाएगा। और अगर मैं किसी चीज को ठंडा करता हूं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सुखड़ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं गैस को फ्रीज करूंगा उसके मॉलिक्यूल करीब हो जाएंगे, वो लिक्विड बन जाएंगे। अगर मैं लिक्विड को फ्रीज करूंगा, कूल करूंगा, तो उसके मॉलिक्यूल और सिकुड़ जाएंगे और वो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, फिर यहां से हम जब आगे बढ़े तो फिर हमारे पास अगला टॉपिक आ गया बिहेवियर ऑफ लिक्विड। अब हमने यहां से लिक्विड के टॉपिक की तरफ मूव कर लिया था। हमने सबसे पहले तो हमने इसकी डिफ्यूजन पढ़ी। हमने कहा कि इसकी जो डिफ्यूजन है वो एज कंपेयर टू गैस स्लो होती है, लेकिन लिक्विड की डिफ्यूजन होती है। हमने मिसाल दी थी कि पानी के अंदर आप इंक डाल दें, तो डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज पॉसिबल बट इट इज क्वाइट स्लो एज कंपेयर टू गैस। गैस की डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है और लिक्विड की कम होती है। उसके बाद हमने इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी दिखी, तो हमने कहा इसको इनकॉम्प्रेसिबल कहते हैं कि ये कॉम्प्रेस तो नहीं होती, लेकिन अगर आप हाई प्रेशर डालेंगे तो ये फिर भी कॉम्प्रेस हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक हमने इसकी एग्जांपल दी थी। फिर हमने एक और टॉपिक पढ़ा था लिक्विड के मुतालिक, एक्सपेंशन। लिक्विड फैलता है, जरूर फैलता है अगर आप उसको हीट करोगे, और वो एक्सपेंड होके गैस बन जाएगा। फिर इसी तरह हमने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, सिकुड़ता है, अगर आप उसको ठंडा करोगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। इसके साथ साथ एक और टॉपिक था हमारा विस्कोसिटी, यानी कि गाढ़ापन। पांच लिक्विड ऐसे होते हैं जिसके मॉलिक्यूल आम लिक्विड की निस्बत थोड़े से क्लोज होते हैं, तो हम उसको कहते हैं वो गाढ़े हैं। जब गाढ़े होते हैं तो वो फ्लो करेंगे लेकिन स्लोली करेंगे। लेकिन अगर हम विस्कोसिटी को हीट कर दें, अगर हम किसी लिक्विड को हीट कर दें, तो वो जो उसके मॉलिक्यूल जो आम लिक्विड से थोड़े क्लोज क्लोज थे ना, वो भी और फैलना शुरू हो जाएंगे, और फिर जो है वो क्या होगा, वो जो विस्कस लिक्विड था, गाढ़ा लिक्विड था, वो भी पानी की तरह बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सरफेस टेंशन। हमने पढ़ा था कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब एक दूसरे से अट्रैक्शन हो रही होती है, इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, लेकिन सॉलिड की निस्बत कम होती है और गैस की निस्बत ज्यादा होती है। लेकिन जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऊपर से अट्रैक्शन नहीं मिल रही, क्योंकि उसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो उनको नीचे से अट्रैक्शन मिल रही होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, चार्ज पे लगा देना, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि वो जो ऊपर के सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो नीचे की तरफ मूव करते हैं। यही वजह है कि हम जब पानी को देखते हैं तो वो ऊपर से थोड़ा सा स्लोप में होता है। और हमने एक रीजन भी पढ़ा था कि अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक सरफेस टेंशन के बाद था वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में हमने ये पढ़ा कि अगर कोई, ये वेपर प्रेशर, हमने ये पढ़ा कि अगर हम एक बर्तन लेते हैं और उसके अंदर लिक्विड है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे वो गैस बन के उड़ेंगे। ठीक है जी, लेकिन हमने क्या किया, इसको ऊपर से ढक्कन लगा के बंद कर दिया, तो अब ये ऊपर ढक्कन से जाके टकराएंगे, एक प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे, और ऊपर जाएंगे तो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वापस लिक्विड बनना शुरू हो जाएंगे। हमने देखा कि जब भी हम किसी गर्म चीज को ढक दें तो जब ढक्कन हटाएं तो वो वहां से पानी टपक रहा होता है। इसका मतलब है दो प्रोसेस एट अ टाइम चल रहे होते हैं, एक वेपर जिसको हम एवापोरेशन कहते हैं, और एक कंडेंस हो रहा होता है जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो इन दोनों को अगर हम देखें, एक वक्त में दोनों प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। कौन सी स्टेट है ये? इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये एक एल है, इक्विलिब्रियम स्टेट। सही है, तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है, क्योंकि लास्ट सी बात है मॉलिक्यूल्स जो है वो ऊपर ढक्कन से भी टकरा रहे हैं, आपस में भी टकरा रहे होते हैं, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, क्योंकि ढक्कन बंद है। अगर हम ढक्कन खोल देंगे तो क्या होगा, सारे के सारे वेपर्स जो है वो हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे। कोई ढक्कन है ही नहीं तो कंडेंसेशन होगा ही नहीं, तो वेपर प्रेशर नहीं होंगे। ठीक है जी,
अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा कि लिक्विड जो है वो सॉलिड बन जाता है अगर आप उसको ठंडा कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक जो मेन टॉपिक आया हमारा वो था बिहेवियर ऑफ सॉलिड। अब हम सॉलिड के बिहेवियर की तरफ मूव कर लिया हमने। सबसे पहला कॉम्प्रेसिबिलिटी। हमने ये देखा कि सॉलिड जो है वो कॉम्प्रेस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में इतने टाइटली पैक हैं, इतने टाइटली पैक हैं कि वो तो स्लिप ही नहीं हो सकते, मूव ही नहीं हो सकते। वाइब्रेशनल मोशन होती है, वैसे थोड़ी मूव हो सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकता क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के दरमियान कोई स्पेस ही नहीं होती जो वो मूव करें। हाँ, अगर आपने मूव करने की कोशिश की, उसको कंप्रेस करने की कोशिश की, तो वो डिफॉर्मिटी हो जाएगी। डिफॉर्मिटी कहते हैं बदसूरती, यानी कि वो अपनी असल शक्ल खो देगा। मैंने मिसाल दी कि आप कोई लकड़ी ले लें, कोई दरवाजा ले लें, कोई गाड़ी ले लें, आप उसको प्रेस करने की कोशिश करें, दबाने की कोशिश करें, तो वो अपनी असल शक्ल खो देगा। ठीक है। उसके बाद हमने सॉलिड की डिफ्यूजन देखी, तो सॉलिड तो डिफ्यूज ही नहीं होता। क्यों डिफ्यूजन नहीं होती? क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो आपस में इतने टाइटली पैक होते हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि वो मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर सकते। जब मूव ही नहीं कर सकते तो उसके अंदर कोई डिफ्यूजन नहीं होती। मेल्टिंग पढ़ा हमने। मेल्टिंग कहते हैं जिसके अंदर सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू लिक्विड। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ऑन हीटिंग, क्योंकि जब हम हीट करेंगे तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में फैलना शुरू होंगे, और जैसे थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो गए तो वो लिक्विड की क्वालिटी हो गई, वो लिक्विड बन गए। जैसे आपका आइस मेल्ट हो जाता है, पानी बन जाता है। आपका जो मोमबत्ती है, वैक्स जो है, उसको आप हीट करें, वो क्या होता है? लिक्विड बन जाता है। उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि ये जो सॉलिड होता है ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है इनटू गैस। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, जैसे ब्लास्ट होता है, तो जो अगर कोई ब्लास्ट हो रही होती है किसी चीज, आप गुब्बारा फुला रहा है, एकदम ब्लास्ट हुआ तो उसके अंदर का मटेरियल दूर दूर गिरते हैं। तो बास सॉलिड ऐसे होते हैं जैसे आयोडीन हो गए, जैसे आपका पेपर हो गया, सही है। तो जब आप इसको हीट करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल जो है ना वो ब्लास्ट होके एकदम जो है वो दूर दूर फैलते हैं, और जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो जाएंगे तो ये गैस की क्वालिटी होती है। तो जो है वो सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये भी आपके हीटिंग करके ही होगा। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक था हमारा क्रिस्टल। तो हम उसी टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। कल हमने ये टॉपिक पढ़ा था शेप ऑफ सॉलिड। तो हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू द शेप, ये मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं, तो हमने शेप के हिसाब से एक आया हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये वो सॉलिड होता है जिसकी परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ज्योमेट्रिकल शेप से मुराद उसकी साइड्स होंगी जिसको हम एक्सिस कहते हैं, और उसके एंगल होंगे। अच्छा, साइड जो होती है वो एक्स, वाई और जेड एक्सिस कहलाते हैं, जबकि एंगल जो है उसको हम अल्फा, बीटा, गामा करके हम शो करते हैं। दूसरे किस्म के वो सॉलिड होते हैं जो इमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं, जिनकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती, ना कोई साइड्स होती हैं, ना कोई एंगल्स होती हैं, जैसे आपके पास प्लास्टिक और रबर। अगर हम तो एमॉर्फस सॉलिड तो हमारे पास बस इतना सा टॉपिक था। मेन टॉपिक हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड था। क्रिस्टलाइन सॉलिड की हमारे पास जो टाइप्स आई वो टाइप्स आई एटॉमिक क्रिस्टल, जैसे कि आपके मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटल जो है वो बॉन्ड बना देते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो जो शेप बना रहे होंगे वो कहलाएंगे हमारे एटॉमिक क्रिस्टल। इसी तरीके से अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने से प्लस साइन, इलेक्ट्रॉन देने से माइनस साइन आते हैं, इसको हम कहते हैं आयन। तो इस आयन के नतीजे में अगर कोई कंपाउंड बनता है तो हम उसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, जो आयोनिक बॉन्ड के जरिए से बन रहा है। जैसे ये NaCl, ये एक आयोनिक कंपाउंड है जो आयोनिक बॉन्ड से बना है। अब इस NaCl के जो क्रिस्टल होते हैं जैसे क्यूबिक क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल को हम कहते हैं आयोनिक क्रिस्टल।
बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से कंपाउंड बन रहा है, और कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से कंपाउंड कब बनता है, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास डायमंड का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन भी एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है और ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब इनका जो स्ट्रक्चर है, इनके जो क्रिस्टल्स हैं, इनका जो शेप है, वो कहलाते हैं कोवलेंट क्रिस्टल्स। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल किसे कहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के क्रिस्टल्स हो, जैसे आपके पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए और आपने उसको फ्रीज किया, बर्फ बन गए। जैसे आपके पास जो है वो इसके अलावा आपके पास आइस की एग्जांपल आ गई, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूलिक क्रिस्टल होते हैं ना, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए होते हैं, या अपनी वैन डर वाल फोर्सेस, जो इनकी इंटरनल अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, इंट्रा या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं जिसको हम। तो इनके जो क्रिस्टल्स होंगे, इनके जो शेप होंगे, वो कहलाते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब सेम, मॉर्फिज्म का मतलब शक्ल, यानी कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे जिंक सल्फेट, निकल सल्फेट, अलग अलग कंपाउंड्स हैं लेकिन शेप दोनों का सेम है। सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन शेप दोनों का सेम है। तो आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं कि कंपाउंड डिफरेंट है, शेप सेम है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि मोबाइल तकरीबन शक्ल एक जैसी होती है लेकिन कंपनी डिफरेंट है, एक इन्फिनिक्स है, एक वीवो है, सही है, एक सैमसंग है। बाजों का ऐसा होता है कि मोबाइल के शेप बिल्कुल सेम होते हैं, आगे पीछे से आप देखें पता ही नहीं चलता कि एक जैसे मोबाइल लग रहे होते हैं, लेकिन कंपनी डिफरेंट है। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कंपाउंड डिफरेंट है लेकिन शेप सेम है। तो इन शेप सेम होने की वजह से क्या होता है, उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम होता है, और दोनों कंपाउंड्स के अंदर एबिलिटी होती है ओवर ग्रोथ की। लेकिन चूंकि दोनों कंपाउंड्स हैं अलग अलग, तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, क्योंकि कंपाउंड ही अलग अलग है। जब कंपाउंड अलग अलग है तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि कंपाउंड एक है, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कंपाउंड एक है लेकिन उसकी शक्लें बहुत सारी हैं। जैसे हमने कहा कैल्शियम कार्बोनेट हमें ट्राइगोनल शेप में भी मिलता है, ऑर्थोरोम्बिक शेप में भी मिलता है। कार्बन है हमें डायमंड की शेप में मिलता है, ग्रेफाइट की शेप में मिलता है, ग्रिफिन की शेप में मिलता है, बकीबॉल की शेप में मिलता है, कारकोल की शेप में मिलता है, और कोल की शेप में मिलता है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ये यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है। तो बेसिकली क्रिस्टल तो हम कहते हैं उसको जिसका एक शेप हो, और बेसिकली वो जो क्रिस्टल के अंदर छोटे छोटे से माइन्यूट 3 डायमेंशनल जो शेप्स होते हैं वो कहलाते हैं यूनिट सेल। जैसे हम कहते हैं कि एक बॉडी के अंदर सबसे छोटा जो हिस्सा होता है वो सेल कहलाता है, तो एक क्रिस्टल का सबसे छोटा हिस्सा यूनिट सेल कहलाता है। मैंने ये डायग्राम दी थी कि जैसे कि आप देखें कि ये एक मैंने क्रिस्टल बनाया, तो इस क्रिस्टल के अंदर कोई एक बॉक्स भी ले लें वो यूनिट सेल है। यानी कि क्रिस्टल जो है वो बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर बनता है। और यूनिट सेल किसे कहते हैं, जिसकी 3 डायमेंशन हो, शेप हो, एक्सिस हो, एंगल हो, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल शेप हो, ठीक है। एक्सिस से मुराद साइड्स जो अलोंग एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, या जेड एक्सिस हो, और एंगल से मुराद अल्फा बीटा गामा एंगल, ठीक है। हमने क्रिस्टल भी बता दिया, यूनिट सेल का मजमुआ क्रिस्टल कहलाता है। अब हमारे पास इन क्रिस्टल की बुनियाद पर 7 किस्म के शेप बनते हैं जिसको हम क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, और जिसकी मैंने आपको एक एब्रीवेशन याद कराई थी, CTOTHMT। क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, ट्राइगोनल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, मोनोक्लिनिक सिस्टम, ट्राइक्लिनिक सिस्टम। इनमें फर्क क्या है, क्यूबिक के अंदर सारे एंगल्स, सारे एक्सिस, सारी साइड्स एक जैसी होंगी। ट्राइगोनल टेट्रागोनल के अंदर 2 एक जैसी होंगी, सी एक जैसी नहीं होगी। और ऑर्थोरोम्बिक के अंदर तीनों डिफरेंट, फिर रिपीट होगा, तीनों सेम, एक अलग, तीनों अलग, और आखिर में तीनों अलग। एंगल में देखें, तीनों एंगल सेम और 90 डिग्री, तीनों एंगल सेम और 90 डिग्री, तीनों एंगल सेम और 90 डिग्री, तीनों एंगल सेम लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। इधर अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा, वाई 120 डिग्री, अल्फा गामा जो है वो आपका 90 डिग्री होगा, जबकि बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। और आखिरी वाले में तीनों अनइक्वल एंगल्स होंगे और 90 डिग्री भी नहीं होंगे। फिर सामने उसकी एग्जांपल्स नजर आ रहे हैं। उसके बाद हमने सॉलिड के अंदर देखा कि सॉलिड क्या अपनी शक्ल तब्दील कर सकता है, यस कर सकता है। मेल्टिंग की सूरत में सॉलिड जो है वो लिक्विड बन जाता है अगर आप हीट करें, ठीक है जी। और ये जो हीट जो हमें चाहिए होती है वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है जी। यहां पर हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ।
अब मैं इंशाल्लाह ताला आपको इस चैप्टर के कुछ असाइनमेंट दूंगा न्यूमेरिकल्स की सूरत में, लेकिन मैं उसको थोड़ा थोड़ा कर, यानी कि आप उसको मैं जो है वो थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, ज्यादा करके नहीं दूंगा।